सो दोस्तों फाइनली दुबई एयरपोर्ट पे बोर्डिंग स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे बोर्डिंग नहीं बोलूँगा, बेसिकली सिक्योरिटी चेक बोलूँगा। अब यहाँ पे इन लोगों ने 3 और एडिशनल मेजर्स डाल दिए हैं, जिसमें सबसे पहला एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स आपको बुलाता है, आपका पासपोर्ट चेक करता है, आपका वीज़ा चेक करता है, आपके वीज़ा से रिलेवेंट कुछ क्वेरीज़ वो लोग रेज़ करते हैं जिसको आपको जवाब देना होता है। सो जैसे कि कोई बिज़नेस मीटिंग में जा रहा था तो उसको उसका इन्विटेशन लेटर पूछा गया, मेरे को पूछा गया आप क्यों जा रहे हैं, आपके पास परमिट है तो किस टाइप का परमिट है, जैसे वर्क परमिट है तो ओपन परमिट है, क्लोज परमिट है। फिर वहाँ से वो सेक्शन से आगे निकला तो एक बंदा आपका जो पासपोर्ट और आपका बोर्डिंग पास है वो सिस्टम में स्कैन करके उसकी एंट्री लेता है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं तो इनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स की एक टीम है जो ड्रग टेस्ट करते हैं, बेसिकली आपका सारा सामान वगैरह चेक करके उस पर से सेंसर को से सैंपल ले करके फिर उसके मशीन में डाल के चेक करते हैं। और वहाँ से जब आप क्लियर हो जाते हैं तो आपको जो है वेटिंग एरिया में भेजा जा रहा है। सो अभी मैं वेटिंग एरिया में बैठा हूँ और लगभग अभी आधा घंटा और बचा है फ़्लाइट आने में। उसके बाद में जो है वो फाइनल बोर्डिंग स्टार्ट होगी। सो फाइनली फ़्लाइट में बोर्ड हो चुके हैं और टेक ऑफ टाइमिंग इज़ अराउंड 2:30। सो जैसे ही मैं फ़्लाइट में बोर्ड हुआ मुझे ये वेलकम किट दिया गया। दरअसल ये फ़्लाइट जर्नी ओवरनाइट थी, तो ऐसे में आपको यहाँ पे आई मास्क दिया जाता है, साथ ही साथ में पेयर ऑफ सॉक्स दिया जाता है। इसी कवर में आपको टूथब्रश और एक छोटा सा पेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो इस तरह से पूरा किट आपको फ़्लाइट में बैठते ही हैंड ओवर किया जाता है। तो कुछ ही देर में मील सर्व किया गया जिसमें राइस, पनीर की सब्ज़ी, ये बन, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वीट केक था, और यहाँ पर उसके साथ साथ में जो है एक सैलेड था जिसमें आप देख सकते हैं स्प्राउट सारे डाल रखे थे। और इसके साथ साथ में यहाँ पर आपको बिस्किट्स जो भी दिए गए थे और बटर और एक छोटा चीज़ का पैकेट। सो यहाँ पर इन्होंने छोटा सा ये एक स्वीट बार भी आपको दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे दिखा रहा होगा कि मेरी जो फ़्लाइट है वो दुबई से मॉन्ट्रियल की तरफ जा रही है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिला कि यहाँ पर जो फ़्लाइट है वो एक नॉर्थ पोल से होते हुए जाते हुए दिखेगी। स्ट्रेट जाने की बजाय जो फ़्लाइट है वो नॉर्थ पोल से होते हुए घूमते हुए जाती है, मतलब थोड़ा सा एक कर्व्ड रूट लेती है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको भी मुझे जाके एक्सप्लोर करना होगा। यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा कि आप अपनी फ़्लाइट से जो है वो लाइव कैमरे का व्यू देख सकते हैं, मतलब कि लाइव जो फ्लाई हो रहा है उसके अंदर फ़्लाइट में 2 कैमरे लगे होते हैं। और यहाँ पर आप देखिए टेल विंग वाला एक कैमरा मैंने अभी सेलेक्ट किया तो वहाँ से ज़्यादा कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है। दोबारा से नीचे की तरफ यानी व्हील साइड का कैमरा सेलेक्ट किया तो यहाँ से आप ये लाइव व्यू देख सकते हैं फ़्लाइट का, नीचे पूरा ये दिखा रहा है। इसी के साथ साथ एक और भी ऑप्शन दिया होता है जिसमें फ़्लाइट रूट के बारे में भी आपको दिखाता है। ये एक तरह का कैबिन व्यू दिखाता है यहाँ पर कि कैबिन से किस तरह से दिख रहा होगा फ्लाइंग कैप्टन के साइड से। और अगर आप यहाँ पर अल्टरनेटिव पाथ सेलेक्ट करते हैं यानी कि दूसरा विंडो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको रूट दिखाएगा। हम लोग म्यूनिश के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं और बाहर पूरा सनी है क्योंकि वहाँ पे शायद दिन है। सो अकॉर्डिंग टू द मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे अभी पूरा सनी है। हमको जाना है यहाँ पे, रात के 1 बजी हुई है। सो वहाँ पे अभी रात होगी और ये पूरा अभी यहाँ पर दिन चल रहा है इस एरिया में। बट जो भी पैसेंजर्स हैं उनके कंफर्ट के लिए सारे जो विंड शील्ड्स है वो डाउन करा रखे हैं। और यहाँ पर भी आप पीछे देख सकते हैं पूरा नाइट जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है ताकि लोग सो पाए, रेस्ट कर पाए। तो अब समय आ गया था स्नैक्स का, जिसमें इन लोगों ने वेजिटेरियन के ऑप्शन में मुझे मार्गरेटा पिज़्ज़ा ऑफ़र किया। सो ये काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा था, और तो फ्लाइट में इस तरह की सर्विंग मिलना काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा मेरा। हेलो ऑल। सो फाइनली अब मैं मॉन्ट्रियल में लैंड हुआ, और जैसे ही मेरा फ़्लाइट मॉन्ट्रियल में लैंड हुई उसके बाद में बाहर निकल के सबसे पहला स्टॉप होता है आपका, जहाँ पे आपको अपना डिक्लेरेशंस देना होता है। अब डिक्लेरेशन के बेसिकली 2 तरीके होते हैं, या तो आप अराइव कनाडा ऐप के थ्रू दे दें, पर मुझे ज़्यादा इजी लगता है कि आप वहाँ पे उतरने के बाद ही जो मशीन्स लगी होती है डिक्लेरेशन की, वहाँ पे जाके आप अपना डिक्लेरेशन फिल करें। उसके बाद में आपको एक कोड दिया जाएगा, कोड का एक प्रिंट आउट आएगा, वो बेसिकली टोकन प्रिंट आउट होता है, वो आप अपने साथ ले लीजिए और फिर आप आगे चले जाइए जहाँ पर आपको जाना होता है फर्स्ट चेक ऑफ सिक्योरिटी के पास में। वो बेसिकली आपका पासपोर्ट और आपका कौन से वीज़ा में आए हो ये सब देख करके आपको एक इमिग्रेशन के यहाँ पर मॉन्ट्रियल में 2 मतलब ऑफिस है, इमिग्रेशन ऑफिस 1 और ऑफिस 2। सो उसमें से जो भी एक ऑफिस है वो असाइन करेंगे। सो मुझे असाइन किया था इमिग्रेशन ऑफिस 1। सो मैं वहाँ पे गया। इमिग्रेशन ऑफिस 1 में जाने के बाद में वहाँ पर फर्स्टली एक डेस्क होती है, वो आपको एक टोकन देता है। अब आपको वेटिंग एरिया में जाना है, आपको टोकन लेके फिर जैसे ही डिस्प्ले में आपका टोकन दिखाएगा, आपको जो काउंटर नंबर दिखाता है इमिग्रेशन का, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे ऑफिसर ने मुझसे मेरा पासपोर्ट, मेरा लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन
2 चीज़ें ली खाली, और लकीली कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं किए गए मुझे तो यहाँ पर। बस इतना पूछा कि आप क्यों आ रहे हो और कितने दिन रुकोगे, बस ये 2 क्वेश्चन थे। और इमीडिएटली मुझे जो है वो लेटर इशू कर दिया परमिट का, और उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकला। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तक आपने जो है इमिग्रेशन क्लियर किया है, कस्टम्स क्लियर नहीं किया है। सो इस केस में जो आप डिक्लेरेशन देते हैं फर्स्ट स्टेज में, जो मशीन से आप स्लिप निकालते हैं, उससे आप अपने पास संभाल के रखिएगा। फिर मैं आगे आया। आगे आने के बाद दोस्तों एक चीज़ होती है कि मैं जो, अगर आप मॉन्ट्रियल आ रहे हैं, सो पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पे मुझे ऐसा कहा गया था कि जो मैंने बैगेज सबमिट किए हैं उस पे जो टैग्स पे मेंशन था मोंगटन लिखा हुआ था। सो मेरी जो फ़्लाइट आइटनरी इस तरह से थी कि अहमदाबाद से मैं दुबई जा रहा था, दुबई से मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल से मुझे मोंगटन जाना था। तो मुझे ऐसा मैसेज दिया गया था कि आपको जो आपके बैगेज है वो मोंगटन में ही मिलेंगे। बट लकीली मैं जब एयर कनाडा के ऑफिस में गया, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ कि मुझे जो बोर्डिंग पास दिए गए थे वो केवल 2 ही दिए गए थे, जिसमें अहमदाबाद से दुबई और दुबई से मॉन्ट्रियल का। सो मैं एयर कनाडा के डेस्क पे जाके पूछता हूँ कि भाई मुझे बोर्डिंग पास कहाँ से मिलेगा, क्योंकि बीच में एक इंक्वायरी ऑफिस था, वहाँ से पूछा तो उन्होंने बोला कि फर्स्टली कलेक्ट योर बैगेज देन गो टू दी बोर्डिंग सेक्शन। सो अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि पहले तो उन्होंने बोला था कि आपको डायरेक्टली माउंटेन में मिलेंगे बैग्स। बट फिर मैं बैगेज सेक्शन पे गया, बेल्ट पे गया, तो वहाँ पर मेरे बैग ऑलरेडी आ गए थे। तो मैंने दोनों बैग लिए, जो चेक इन बैग्स थे वो, और फिर मैं गया एयर कनाडा के काउंटर पे। सो वहाँ पे कोई चेक नहीं किया गया, कोई टैग वैग नहीं लगाया गया। बस सिंपली उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, उसको स्कैन किया, मुझे एक नया बोर्डिंग पास दिया मॉन्ट्रियल से मोंगटन का, और मेरे जो दोनों बैग्स हैं वो उन्होंने बेल्ट पे रखवा दिए। यहाँ पर आपको खुद को रखने होते हैं बेल्ट पे, मैंने रखा। सो वो वहाँ पे दोबारा से चेक इन हो गए। अब मैं बाहर आया। सो यहाँ तक आपका जो प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है, ये हुआ है, आपने बैग कलेक्ट किया, दोबारा से आप बोर्डिंग के लिए जाए। हाँ, एक चीज़ भूल गया मैं आपको बताना कि जब आप बेल्ट से अपना बैग्स लेते हैं, उसके बाद से दोबारा जब चेक इन कराने के लिए काउंटर पे जाते हैं, उसी बीच में कस्टम ऑफिसर्स खड़े थे, उन्होंने मुझसे वो मेरा डिक्लेरेशन का स्लिप मांगा। सो डिक्लेरेशन का जो स्लिप है वो आपको संभाल के रखना है अनटिल आपको कस्टम्स पे वो लोगों को हैंड ओवर ना कर दो। ऐसा नहीं कि इमिग्रेशन क्लियर हुआ और आप उसे फेंक दो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे केस में क्या हुआ, जब मेरा इमिग्रेशन क्लियर हुआ, मुझे परमिट इशू कर दिया, तो उसके बाद मैंने उसे मेरी फ़ाइल में डाल दिया। सो फिर बाद में मुझे जब कस्टम वालों ने मांगा तो मुझे दोबारा फाइल से निकालना पड़ा। सो बस इतना सा डिफरेंस एक आ जाता है। और ये सब पहले प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बैग्स चेक इन हो गए, नया बोर्डिंग पास मिल गया। सो वहाँ से अब मैंने दोबारा से जो है वो चेक इन किया, और अभी मैं, मेरा जो गेट नंबर 7 है, जहाँ से मुझे मोंगटन की फ़्लाइट मिलने वाली है, वहाँ के बैठा हूँ। ऑल्दो मेरी फ़्लाइट में अभी 3 घंटे का टाइम है, बट मैं बहुत थक गया हूँ। सो मेरी ये बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं मॉन्ट्रियल में बाहर जाऊँ एयरपोर्ट से और थोड़ा बहुत घूमूँ। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि जब भी आप मॉन्ट्रियल में आते हैं तो यहाँ पे इंडिया जैसा कंसेप्ट नहीं है। मुझे यहाँ पे इंक्वायरी करने पे पता चला, इंडिया में कैसा होता है कि आपने एक बार बैगेज चेक इन कर दिया, आप एयरपोर्ट के अंदर घुस गए, बैगेज चेक इन कर दिया, तो उसके बाद दोबारा आप बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपके पास बोर्डिंग पास है तो आप दोबारा एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं, घूम घाम के दोबारा अंदर आके फिर सीधा आप चेक इन काउंटर की तरफ, मतलब सीधा आपका बोर्डिंग जोन की तरफ, सिक्योरिटी चेक की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस इंडिया में और यहाँ में है। सो इस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा है। फ़िलहाल मैं अपना फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ। लगभग 1 बजे मेरी फ़्लाइट है, और वो मुझे लगभग 3:30 बजे के आसपास मोंगटन पहुँचाएगी। Qui demanderait au plan qui sont tenus d'offrir l'envoi de messages textes entrée en vol commencé par Bell. So guys, finally I have reached to Moncton, and Dr. Richard came to pick me up. Finally I have started my first trip in Moncton. Dr. Richard came to pick me up at the airport, and now I'm going to my destination location. And seriously, few days back I just posted that I'm coming there, and they have seen my post and from Moncton Care, and they accepted to free pickup and drop. This is a volunteer service to make a social connectivity here, and it's really awesome experience. Once you will be landing and you will be out of your plane and you get a call from this, I will definitely buy my car and join this service. I will also serve like him. This is the first awesome experience, first impression. Okay, and now here you can see how does it look like Moncton. गाइस, मैं इनसे एक ही बात कर रहा था, जब ये ड्राइव कर रहे हैं ना, तो यहाँ का ड्राइविंग देख के मुझे लगता है भाई हम इंडिया में क्या गाड़ी चलाते हैं।
सीरियसली इतना गैप मेंटेन करते हैं, हर एक जगह रुक रुक के आजू बाजू देखना चलाना। तो मुझे ऐसा, मैं इनको बता रहा था कि भाई इंडिया में अगर होता तो मैं अब तक 10 जगह कट काट के 4-5 हॉर्न मार के 1-2 गाली बोल के निकाल दिया होता, 1-2 गाली सुन भी ली होती। देन ही कॉल्ड कि मेरा हमारे नाइजीरिया में भी ऐसा ही होता है। एंड हाँ, फिर वो फील आई कि यस भाई पूरा रश ड्राइविंग होती है। और वहाँ पे अगर मैं बताता हूँ, यहाँ का बंदा अगर वहाँ के बैठेगा ना तो एक हाथ उसका इस हैंडल पे होगा और दूसरे में वो अपना भगवान को याद कर रहा होगा जब तक वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचता। सीरियसली ये सिचुएशन होने वाली है। यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, हर गाड़ी के बीच में गैप है। इतना गैप हम इंडिया में कभी नहीं देखेंगे, और रखेंगे तो पीछे वाला खाली बोल बोल के भगाएगा हमको। दिस इज़ द सिचुएशन। सो बहुत अलग है यहाँ पर। सो दोस्तों, इसी के साथ कनाडा जर्नी का ये मेरा पहला पड़ाव पूरा हुआ और फाइनली मैं पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पर। ये घर जहां पे मैंने पहले से ही अपना अकोमोडेशन अरेंज कर रखा था, वहां पहुंच गया और मॉन्कटन में मेरी इंडिया से कनाडा की ये जर्नी पूरी हुई।